अर्थ का सवाल है। पैसा आज की तारीख में राजनीति का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। और जो यहाँ मैं पा रहा हूँ, जो कैंडिडेट अभी तक आए हैं, उनमें एक समय था जब फैजाबाद की राजनीति साइकिल से चलने वालों की, मोटरसाइकिल से चलने वालों के सापेक्ष हुआ करती थी, गरीबों मजदूरों के सापेक्ष हुआ करती थी और उनकी रहनुमाई हुआ करती थी। बाबूजी ने वो क्या कहते हैं दृष्टांत प्रस्तुत किया है अपनी कार्यशैली, अपने आचरण के माध्यम से। लेकिन आज की तारीख में जो कैंडिडेट आए हैं, ये कैंडिडेट कहीं ना कहीं BMW से चलने वाले हैं, करोड़ों की संपत्ति रखने वाले हैं, कारखानों के मालिक हैं, क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक हैं, और वो चीज़ आज नहीं तो कल आपके सामने उजागर होगी। तो इस समय हम उपस्थित हैं मिल्कीपुर विधानसभा के दिग्गज माने जाने वाले स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी के बड़े सुपुत्र पूर्व IPS अरविंद सेन जी के पास। और जो मिल्कीपुर की राजनीति है, कहीं ना कहीं इनकी दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्पष्ट इनका जो कहना होता है, तमाम बातें जो जनता से जुड़ी हुई हैं या धरातल से जुड़ी बातें बहुत स्पष्ट रूप में ये कहते हैं। और एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते कहीं ना कहीं ये परिस्थितियों को आम नेता या जो जनसामान्य के हित की जो चीज़ें हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, जैसे कि ये जो मिल्कीपुर का जो विधानसभा क्षेत्र रही है, कहीं ना कहीं ये स्वर्गीय बाबूजी के आसपास यहाँ की राजनीति के धुरी की जो बनाई केंद्र बिंदु उसी के आसपास घूमती रहती है। और अभी जो मौजूदा जो स्थिति है उसके मिल्कीपुर की राजनीति की मौजूदा स्थिति के बारे में आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव आपका हुआ जी, तो लोकसभा का चुनाव एक PDA के सापेक्ष, संविधान की सुरक्षा के सापेक्ष एक संगठन बना करके एक, चाहे उसको र्यूमर कह लीजिए, चाहे बहमी तौर पे एक अफवाह कह लीजिए, और चाहे उसको ये कहिए कि हकीकत थी, उस परिप्रेक्ष्य में एक चुनाव हुआ जिसको लोगों ने एक होकर के संविधान की सुरक्षा के सापेक्ष और PDA के सापेक्ष वोटिंग किया। उसका परिणाम आपके सामने है। जैसे आपने बात की PDA वाला, जो PDA का क्या मतलब आपके दृष्टिकोण से, जैसा कि आप बहुत स्पष्ट कहते हैं, कई चीज़ों को आप बहुत प्रखरता से कहते हैं, PDA का मतलब आपके दृष्टिकोण से क्या है सर? PDA का जो है कॉन्सेप्ट था पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक, लेकिन उसका जो प्रतिनिधित्व है पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपको देखें, 18 से 20% आबादी के सापेक्ष अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व PDA में, जिस PDA की आप बात करते हो, जिस PDA की दुहाई राजनीतिक पार्टी के लोग दे रहे हैं, उसके सापेक्ष में बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि उसी मुस्लिम संवर्ग का आज की तारीख में मात्र उत्तर प्रदेश में 80 सांसदों के सापेक्ष 20% आबादी के सापेक्ष मात्र 4 सांसद उनके हैं। क्या ये प्रतिनिधित्व हुआ? नहीं। उसी तरह से अगर आप कौमी तौर पे जाना चाहते हो तो कुर्मी यादव कौम के 13% आबादी के सापेक्ष क्या आपका प्रतिनिधित्व है? उस नजरिए से जब आप देखते हो तो आपने ये पाया है कि PDA का जो गठन हुआ है ये तात्कालिक तौर पे जातीय एका के रूप में लोगों को इकट्ठा कर करके, लोगों को बता करके कि आपकी जाति का कैंडिडेट है, और जो एक कस्टमरी वोटर था यादव और मुसलमान, उसको उठा करके दूसरों के साथ जोड़ करके एक PDA का गठन उत्तर प्रदेश के लेवल पे हुआ है। लेकिन वो PDA संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, भविष्य में अमली जामा पहनेगा, इसमें संदेह है। उसका एक जीता जागता नमूना आपके सामने है कि बाप और बेटे को टिकट अगर दिया गया, बाप और बेटी को टिकट दिया गया, 2 टिकट डिक्लेरेशन के सापेक्ष मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? PDA? नहीं, PDA तो नहीं कहा जा सकता। अगर PDA का कॉन्सेप्ट था तो PDA में अति दलित में से जो रिजर्व सीट थी, तो उसमें जो अति दलित वर्ग के लोग थे उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसी तरह से अंबेडकर नगर में कुर्मी के सापेक्ष दूसरे वर्ग को टिकट क्यों नहीं दिया गया? तो कहाँ PDA संरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है। और यही एक
इस समय परीक्षा की घड़ी थी जी कि जो संवर्ग आपके साथ तात्कालिक तौर पर उस चुनाव में जुड़ा था, उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत पीडीए के संवर्ग के किसी अन्य कौम को अगर टिकट दे करके उसकी आजमाइश होती तो पीडीए की का स्थायित्व और उसका असली रूप सामने आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और उसके सापेक्ष अगर अति दलित में कोई आक्रोश पैदा होता है, पिछड़े वर्ग के दूसरे लोगों में कोई आक्रोश पैदा होता है, तो उसका खामियाजा आज नहीं तो कल इस पीडीए को भोगना होगा। जी, जैसा कि सर हमने आपका एक पहले इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ अगड़ा और पिछड़े की जो है बातें होती हैं, मतलब कि बटा हुआ है, जो एक अमीर और गरीब दो ही जातियां आपके हिसाब से उस समय आपने बताई थी हमको कि दो ही जातियां हैं जो कि है, अगर दिखता है धरातल स्तर पे। क्योंकि तो इस चुनाव में जो मिल्कीपुर के चुनाव या उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव होना है और आने वाले 2027 का भी चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो कहीं ना कहीं इस जो ये दृष्टिकोण है अगड़ा और पिछड़ा वाला, आपकी निगाह में जैसे कोई पार्टी या कोई नेता जो आपको अपने हिसाब से, आपके हिसाब दृष्टिकोण में फिट बैठता हो इन सब चीज़ों की, इस गरीबों की बातों उठाने को लेके या दलित पिछड़े की बात करने वाला कोई नेता आपकी निगाह में? देखिए, नेताओं का जहाँ तक सवाल है, हर पार्टी में दलित और कमजोर तबकों के प्रति सोच रखने वाले लोग हैं। वो अपनी बात को ना प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेताओं का अभाव हो गया है इस सोच के तले, लेकिन उसको आज की तारीख में अमली जामा पहनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पार्टी का उद्देश्य होता है, जो उसका क्या कहते हैं एजेंडा होता है, जो उसका संगठन के जिस बिना पे उनका बनाया जाता है, उसमें जिस सोच के लोग रहते हैं उसी सोच के तले क्या कहते हैं पार्टी काम करती है। जी, जैसे अभी मैंने आपका एक साक्षात्कार देखा था जिसमें आपने कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण हैं उनको कहीं ना कहीं आपने सराहा था, कि उनकी राजनीति को सराहा था। उस दृष्टिकोण में आप ये अपने इस पूर्वांचल का कह लिया जाए तो पूर्वांचल में उस तरह से उभरते हुए नेता के तौर पे आप उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने गरीबों मजलूमों की बातें की, तो क्या आपको मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में उनका कोई अस्तित्व इस समय दिख रहा है? या जैसे अगर उनके पार्टी से कोई कैंडिडेट यहाँ पे आता है तो उसका यहाँ के जनता में क्या प्रभाव दिखे आपके दृष्टिकोण से? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप गरीब और अमीर की बात कर रहे हैं तो ये आर्थिक तौर पे जब आप आकलन करोगे और जो आज की तारीख में शासन की नीतियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को सारी चीज़ें जा रही हैं, उसके सापेक्ष मैंने ये कहा था कि आने वाला समय गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। जिन कंपनियों के पास सत्ता की ताकत होगी, आर्थिक स्रोत होंगे, उन कंपनियों के मालिक, उनसे जुड़े हुए लोग अमीर होते चले जाएंगे, और जो उसमें संविदा के तौर पे लोग काम करेंगे वो हैंड टू माउथ हो जाएंगे, केवल अपने जीव को उपार्जन के लिए वो साधन उनको उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त प्रोग्रेस के उनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो पुरानी पूंजीवादी प्रथा थी उसको कंपनियों के रूप में तरमीम किया गया है, और वो कहीं ना कहीं उसी का क्या कहते हैं परिष्कृत रूप है या विकसित रूप है। लेकिन उसको आम जनता के, आम जनमानस की समझ में वो चीज़ें आ नहीं रही हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक सरकारी अस्पताल में एक गरीब आदमी जाता है अपना इलाज कराने के लिए, तो वो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक वहाँ इलाज करा सकता है। लेकिन अगर उसी को आप किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी महंगे अस्पताल में भेज दोगे तो उसका घर द्वार सब बिक जाएगा। उसके बावजूद भी मरीज की लाइफ बचती है कि नहीं बचती है गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन वो निश्चित रूप से आर्थिक तौर पे शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गरीबी अमीरी का जो है वो आने वाले समय में बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा। और यूथ के साथ जो बेरोजगारी जुड़ रही है, जो संविदा के सापेक्ष एक क्या कहते हैं नौकरी का लालीपाप मिल रहा है, उसमें कोई अस्थायित्व तो नहीं है, उसमें कोई वृद्धि नहीं है, उससे वो आर्थिक तौर पे मजबूत होने नहीं जा रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आने वाले समय में गरीब गरीब होगा, अमीर अमीर होगा। जहाँ तक रह गई माननीय चंद्रशेखर जी के सापेक्ष, उन्होंने अपने इलाके में एक काम किया है, उन्होंने गरीबों की रहनुमाई की है। उनकी सोच जो है वो पिछड़े, कमजोर और दलित वर्ग के सापेक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बाबा अम्बेडकर की जो सोच है उसके तहत उन्होंने काम करना शुरू किया, अपने लोगों को जगाना शुरू किया, और बहुजन का जो एजेंडा है वो उन्होंने अपने लोगों के बीच में स्थापित किया है।
उसी के सापेक्ष में कहा था कि उनकी जो लड़ाई का उनके अंदर जो लड़ाई की मादा है, उनके अंदर जो लोगों को जागरूक करने की मादा है, वो निश्चित रूप से कहीं बेहतर है, आज की तारीख में जितने नेता हैं उनसे बेहतर है। जैसे कि अभी उपचुनाव इस विधानसभा सीट पे होना है और ये विधानसभा सीट कहीं ना कहीं इस पूरी राजनीति इस विधानसभा की बाबूजी के इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर आप उनके सेन परिवार से आप भी हैं, आप भी राजनीति में इसमें, तो इस विधानसभा उपचुनाव में क्या आप देख रहे हैं, किसका कैसे क्या चल रहा है, माहौल क्या है और राजनीति किस तरीके की हो रही है? जो उपचुनाव होता है, ये चुनाव निश्चित रूप से सरकारी तंत्र की प्रभावी तंत्र के रूप में वो काम करता है। इसमें आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, जातीय समीकरण, ढेर सारे फैक्टर्स काम आते हैं और पूरे प्रदेश के नेता उनको अलग अलग बांट दिया जाता है। जैसे अगर आप अपनी विधानसभा की बात करो तो यहाँ 4 मंत्री लगाए गए हैं। अगर ये सामान्य इलेक्शन होता तो मंत्री जी अपने क्षेत्र में होते। ऐसी दशा में सारी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ और राजनीतिक नेता और सारी ताकतें यहाँ लगाई जाती हैं उपचुनाव में अपने अपने उसको कैंडिडेट को जिताने के लिए। और जो जहाँ तक अर्थ का सवाल है, पैसा आज की तारीख में राजनीति का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। और जो यहाँ मैं पा रहा हूँ, जो कैंडिडेट अभी तक आए हैं, उनमें एक समय था जब फैजाबाद की राजनीति साइकिल से चलने वालों की, मोटरसाइकिल से चलने वालों के सापेक्ष हुआ करती थी, गरीबों मजदूरों के सापेक्ष हुआ करती थी और उनकी रहनुमाई हुआ करती थी। बाबूजी ने वो क्या कहते हैं दृष्टांत प्रस्तुत किया है अपनी कार्यशैली, अपने आचरण के माध्यम से। लेकिन आज की तारीख में जो कैंडिडेट आए हैं, ये कैंडिडेट कहीं ना कहीं BMW से चलने वाले हैं, करोड़ों की संपत्ति रखने वाले हैं, कारखानों के मालिक हैं, क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक हैं, और वो चीज़ आज नहीं तो कल आपके सामने उजागर होगी। लिहाजा अब जो मिल्कीपुर का चुनाव होगा, ये सत्ता की शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, जातीय समीकरणों के तहत निश्चित रूप से ये तत्व इसमें प्रभावी होंगे और जो इसमें सशक्त होगा उसके सापेक्ष चुनाव निश्चित रूप से जाएगा। क्योंकि आम जनता में एक अवधारणा है और एक कमिटमेंट है जाति विशेष के लोगों का, वो वोट के रूप में तरमीम होगा। और वो जो विखंडन होगा, जो विगत लोकसभा के चुनाव में जो संगठन बना था, उसमें जो विखंडन होगा, जो टूटन होगी, जो वोटों का बिखराव होगा, उसी के तहत परिणाम होगा। जैसा कि आपने कहा था कि मैंने साक्षात्कार में सुना था कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं अगर इसको एक दृष्टिकोण ये भी बनता है, कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई है और यहाँ पे चाहे वो पारिवारिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, कहीं अन्य जो अगर देखा जाए इस मिल्कीपुर राजनीति या मिल्कीपुर की राजनीति, जैसे कि ये सुरक्षित सीट है और यहाँ से कई लोग दावेदार थे और आखिर में वही हुआ जो पहले से चला आ रहा था। लोग कह रहे थे कि उन्हीं को टिकट मिलेगा, उनके सांसद के पुत्र को ही टिकट मिले। तो कहीं ना कहीं इससे क्षेत्र में कहीं आपको नाराजगी दिखती है कि नहीं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि वर्चस्व की लड़ाई, अगर आप उस शब्द को इस्तेमाल करोगे तो वर्चस्व केवल सपा के सापेक्ष है। प्रतिष्ठा परक अगर ये सीट है तो ये भाजपा के सापेक्ष है। भाजपा इसको प्रतिष्ठा का विषय बना चुकी है और क्या कहते हैं सपा प्रतिष्ठा के साथ वर्चस्व की लड़ाई भी लड़ रही है। वर्चस्व इन द सेंस की एक ही व्यक्ति का पार्टी पर और राजनीतिक पदों पर वर्चस्व स्थापित हो। और ये निश्चित रूप से आप इसको पाएंगे कि देर सवेर जब स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, जब प्रधानी का और जिला पंचायती का चुनाव होगा, तो टिकट का अगर वर्चस्व उसके हाथ में गया तो टिकट का बंटवारा भी उन्हीं के हाथों से होगा और उन्हीं के द्वारा सिलेक्टेड लोगों को ही नुमाइंदगी के लिए चांस मिलेगा। तो इसलिए मैं उसको वर्चस्व की राजनीति कह रहा हूँ। तो इसलिए उसको आप दूसरे रूप में ले, लेकिन अगर आप इस चीज़ को पाते हैं, जब जो चीज़ पहले से ही डिसाइडेड थी और लोगों को ये मालूम था कि उनके सिवा कोई और विकल्प किसी के पास है नहीं और वहाँ कोई तरमीमी तब्दीली नहीं होनी है, व्यक्ति वहाँ बदलना नहीं है, कैंडिडेचर वहाँ बदलना नहीं है, ये लोगों को पहले से मालूम था। केवल लोगों को बुला करके एक ये वो दिया गया कि ये हमारा क्या कहते हैं राजसी आदेश है
कि ये कैंडिडेट है, इनको जिताओ। जी, जैसा अभी यही चीज मैंने आपसे पूछा कि जनता में इस चीज को लेके क्या मैसेज है, या जनता में इस चीज की बातें कहाँ तक मैसेज ये पहुंच। नहीं, निश्चित रूप से जनता इस पर विचार कर रही है। मिल्कीपुर की जनता एक समझदार जनता है और उसने आज तक व्यक्ति को वोट दिया है, पार्टी को वोट नहीं दिया है। जब तक बाबूजी ने राजनीति में अपने उनके कालखंड में, उनके राजनीतिक कालखंड में मिल्कीपुर की जनता ने कभी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, व्यक्ति विशेष को वोट दिया है। और जहाँ तक राजनीतिक नजरिए से आप देखना चाहते हो, इस समय जो कैंडिडेचर है, जो कि ये सीट अनुसूचित जात की है और उसमें जो व्यक्ति कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं, उनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, उनका जनता के सुख दुख में शिरकत का कोई इतिहास नहीं है, उनका कोई क्या कहते हैं जनता में पकड़ नहीं है। वो जो भी चुनाव लड़ेंगे वो लोग केवल जो पार्टी के कमिटेड वोटर्स हैं, जो जातीय समीकरण है, जो राजनीतिक शक्ति है, जो सत्ता की शक्ति है, उसी के तले वो लोग चुनाव लड़ेंगे। जो उनके अंदर आर्थिक तंत्र की शक्ति है उसके तहत वो चुनाव लड़ेंगे, ना कि वो राजनीतिक अपने के शक्ति अपनी क्षमता के तहत और ना अपनी जनता में के सुख दुख में शिरकत के तहत, या जनता के प्रति उनके और जनता के बीच में उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उसके सापेक्ष चुनाव नहीं होने जा रहा है। जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका कोई योगदान आम जनता के साथ नहीं है। वो केवल अपनी क्या कहते हैं पार्टी के बलबूते पर, अपने क्या कहते हैं उसके जो उनके हिमाकत करने वाले हैं, जो उनके मुखिया हैं, उनके बलबूते पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जनता के आशाओं पे जाते हैं, जनता के उस पे जो उनका इतिहास है, उनकी जनता की जो परीक्षा का वो होता है, उस पे वो लोग कभी आज तक खरे नहीं उतरे हैं। तो जैसा ये चुनाव अगर देखा जाए तो, अगर ये चुनाव तो मान लीजिए जैसा कि आपने बताया कि सत्ता और वर्चस्व की जो भी कुछ रहा है, लेकिन इस 2027 के चुनाव को लेकर इस चुनाव से क्या मैसेज निकलने की आशा है? उपचुनाव को मैंने आपसे कहा कि उपचुनाव एक शक्तियों का चुनाव होता है और जनरल इलेक्शन जो सामान्य चुनाव होता है वो समीकरणों का चुनाव होता है। तो और हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में लगा रहता है और क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि उसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, बिखरा रूप होता है। हर आदमी अपने जिले में लगा रहता है, अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा रहता है। इसमें सारी शक्तियां सिमट करके एक उपचुनाव पे एक कुछ क्या कहते हैं विधानसभाओं में आकर के सिमट जाती है। वो इस चुनाव का जो है 2027 के चुनाव पे कुछ असर आपकी मेरी नज़र से कोई असर नहीं होगा। 2025 में 2026 में जो घटनाएं घटित होंगी, जो जनता का उत्पीड़न होगा, जो जनता के सुख दुख में क्या कहते हैं पार्टियां अपनी वो करें योगदान करेंगी, जो शासन की नई नीतियां आएंगी उनके तहत अगर मानसिकता में जनता की मानसिकता में कोई बदलाव हुआ और जातीय समीकरण बदले तो शायद हो सकता है 2027 का चुनाव किसी दूसरे उसमें, और जो पार्टियां आज की तारीख में गठबंधन किए बैठी हुई हैं इनमें अगर कोई बिखराव हुआ तब भी समीकरण बदलेंगे। इसलिए 2027 के चुनाव में इन उपचुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर से बात हुई, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें बहुत स्पष्ट और बेबाक रूप से कहा, और कहीं ना कहीं ये धरातल पर दिखने वाली चीज़ें हैं और भविष्य जो है इन पर भविष्य में काफ़ी ये चीज़ें आपको देखने को भी मिलेगी। लगातार चुनावी कवरेज जारी है और तमाम तरीके के जो यहाँ पे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं और इन सब चीज़ों को लेकर तमाम कवरेज जारी है। आप हमारे चैनल पर बराबर देख सकते हैं। नमस्कार।